बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम फ़र्स्ट एड की न्यूरोलॉजी के सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी का क्वेश्चन है कि कौन सी मैटरनल डिजीज़ एनएनसेफेली के साथ एसोसिएट करती है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एनएनसेफेली है क्या चीज़। ये ना एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, बर्थ डिफेक्ट है। जैसे ही बच्चा जो पैदा होगा ना, उसके अंदर जो है बच्चा पैदा होगा वो उसमें विदाउट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन और स्कल जो है अपेरेंस होगी। ठीक है। अब उसने क्या है कि कौन सी मैटरनल डिजीज़ होगी जिससे एनएसएफले जो है एसोसिएट कर सकती है। वो हमारे पास मैटरनल डायबिटीज़ टाइप 1 है जो एसोसिएट करती है। नेक्स्ट है कि हमारे पास कि कौन सी जो हमारे पास एबनॉर्मल सेंसरी एबनॉर्मलिटीज़ हैं सिरिंगोमेलिया के साथ जो है एसोसिएट कर रही हैं। तो इसके अंदर ये भी हमारे पास एक सिरिंगोमेलिया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो है ना फ्लूइड फिल्ड सिस्ट जो है बनती हैं। जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर फ्लूइड लाइक ये मैं यहाँ पे अगर ड्रा करूँ तो ये हमारे पास लाइक है, हमारे पास ये जो है स्पाइनल कॉर्ड है तो वहाँ पे एक फ्लूइड टाइप जो है सिस्ट बनेगी जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होंगी। तो ये हमारे पास सिरिंगोमेलिया है। अब इसके हम सवाल की तरफ आएँ तो हमारे पास जो है बाइलेटरल लॉस ऑफ पेन होगा। सही है, दोनों साइडों पे बॉडी के साइडों पे क्या है लॉस ऑफ पेन होगा। और जो टेम्परेचर सेंसेशन होगी ना वो अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर होगी। जबकि जो हमारे पास फाइन जो सेंसरी होगी ना मूवमेंट वो हमारे पास प्रिजर्व्ड होगी और इसकी अपेरेंस लाइक केप लाइक होगा ये। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ब्रेंकियल आर्चेस फ्रॉम द पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग कौन सी होती हैं। वो हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ ब्रेंकियल आर्चेस पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग। ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे तरतीब से। तो पहले अभी आप ये सवाल उन्होंने दे दिया है तो ये आप देख लें। नेक्स्ट हमारे पास है एनाटमी और फिजियोलॉजी। इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन दिया है उन्होंने हमें सेल्स दिए हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स मिलानी है। तो पहला जो है हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स। पहले ना मैं इन सेल्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे पास जो ओवरऑल नर्वस सिस्टम है ना, ये नर्वस सिस्टम हमारे पास कई न्यूरॉन से बना है और सपोर्टिंग सेल से। तो ये इनका कंसर्न क्या है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट है वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, फिर आपके जो है हमारे पास ब्रेन तक जो है रसाई हासिल करना। ये इनका जो है नर्वस सिस्टम का एज अ रोल है। क्या है सिंपल, अगर मैं इंग्लिश में आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं कि मेड ऑफ अ लॉट ऑफ न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग सेल्स विच इज़ मेनली कंसर्न्ड विद द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। अब आपने ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, जो भी आपसे पूछे ना ये दो सेल्स की टाइप से बना है, आपने ये जवाब देना है कौन कौन से। एक तो हमारे पास न्यूरॉन्स हैं, दूसरे हमारे पास ग्लायल सेल्स हैं। सही है। अब न्यूरॉन्स क्या है, ये स्पेशलाइज्ड टाइप हैं सेल्स की और ये बिलियंस की तादाद में होते हैं, बिलियंस की। और ये एज अ कंडक्टिंग सेल्स होते हैं। कंडक्टिंग सेल्स का क्या मतलब, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की तरह क्या है काम करते हैं। और हमने दूसरी टाइप कौन सी बोली, ग्लायल सेल्स। और ग्लायल सेल जो हैं ये सपोर्टिंग सेल्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर और ये नॉन कंडक्टिंग सेल्स हैं। इतनी बात समझ आ गई क्या। हमारे नर्वस सिस्टम के कितने सेल्स हैं, दो तरह के, एक न्यूरॉन्स एक ग्लायल सेल्स। न्यूरॉन्स स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं टाइप के, इसमें बिलियंस जो है नंबर्स हैं न्यूरॉन्स की तादाद में। और हमारे पास ये कंडक्टिंग सेल्स हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरह है। और ग्लायल सेल्स ये सपोर्टिंग सेल्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की और नॉन कंडक्टिंग सेल्स हैं ये। इतनी बात समझ आ गई। अब न्यूरॉन्स की जो है हम क्लासिफिकेशन देखें तो उसके अंदर हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स जो हैं आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल है
कि अगर आपसे पूछे कि हमारी बॉडी के अंदर कौन से न्यूरॉन्स मोस्ट अबंडेंट हैं, तो आपने बताना है इंटर न्यूरॉन्स। अप्रॉक्सीमेटली 99.9% ये आपके इंटर न्यूरॉन्स आपकी बॉडी में हैं। ये आपने नहीं कहना कि सेंसरी या मोटर। अब इंटर न्यूरॉन क्या है? इंटर न्यूरॉन ना सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, लाइक ये एक इस तरह मैं अगर यहाँ पे ड्रा करूँ ना, तो यहाँ पे हमारे पास सपोज़ ये जो लाइन मैंने ड्रा की है, ये हमारे पास ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं और ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स हैं। तो ये जो बॉक्स है ये हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स हैं। सही है, इंटर न्यूरॉन्स। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितने बोले मैंने? 99.9% ये आपकी बॉडी में इंटर न्यूरॉन्स है। अब आप आ जाए हमारे पास जो जो दूसरे थे हमारे पास, बाकी कौन से रह गए? ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल जो हमने कहा कि ये कौन से हैं? स्पोर्टिंग सेल्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर और नॉन कंडक्टिंग सेल्स हैं। अब इनकी भी टाइप्स है, क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर आपने ये बताना है एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लायल सेल्स और भी है एपिंडेमल सेल्स। सही है। तो और ये जो है हमारे पास कौन से हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाए। और अगर आप शेवान सेल्स की बात करें तो ये हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। सही है। अभी हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। मैच द सेल टाइप विद इट्स करेक्टरिस्टिक्स। तो एस्ट्रोसाइट्स जो है ये हमारे पास जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ना, ये उसको मेंटेन करते हैं एस्ट्रोसाइट्स। ठीक हो गया। माइक्रोग्लिया जो है ये क्या करते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड जिहाट सेल से बनते हैं। न्यूरॉन्स जो है हमारे पास ये वेलेरियन डीजनरेशन के अंडर हो जाते हैं। आप तकरीबन 8, 9, 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो अगर हम उसको ड्रा करें तो इस तरह जो है हमारे पास लाइक जो है, मुझे इतनी डायग्राम अच्छी आती तो नहीं है लेकिन आपको आती है तो जो जैसे आप समझ लें बस इतना ही। ये जो है हमारे पास एक्सोन है, एक्सोन। ओके। बाकी ये जो है हमारे पास ये है सोमा। इसको वो क्या बोलते हैं हम? सोमा, जिसे बॉडी भी बोलते होते हैं न्यूरॉन की। सही हो गया। बाकी ये जो है हम इनको जो ट्री लाइक बोलते थे, डेंड्राइट्स हैं ये। सही है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है हमारे पास ये क्या है? डेंड्राइट्स। अब आपने ये समझना है कि वेलेरियन डीजनरेशन क्या है। अब यहाँ पे ना एक्सोनल रीजनरेशन, ये जो एक्सॉन्स है ना ये रीजनरेट होंगे, सपोर्ट करेंगे एज अ सपोर्टिव माइक्रो इन्वायरमेंट। सही है। ये हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट जो है हमारे पास वेलेरियन डीजनरेशन। अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट, छोटा इन्वायरमेंट, सपोर्टिव ऑफ एक्सोनल रीजनरेशन, दैट्स आवर वेलेरियन डीजनरेशन। तो इसमें हमारे पास जो है न्यूरॉन्स आते होते हैं। शेवान सेल्स, शेवान सेल जो है हमारे पास ये अकॉस्टिक न्यूरोमा से जो है अफेक्टेड होते हैं। अब ये हमारे पास एयर की डिजीज़ है अकॉस्टिक न्यूरोमा, जिसके अंदर जो आपके पास हेयरिंग और बैलेंस होगा ना वो अफेक्ट होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास के जीबीएस, जिसे हम गुलेलियन बेरी सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें जो शेवॉन सेल्स जो हैं डिस्ट्रॉयड होते हैं। ये आपने बात याद रखनी है क्योंकि ये गुलेलियन बेरी सिंड्रोम कई बार एमसीक्यूज में आ चुका है। तो इसके अंदर अगर कोई आपसे पूछे कि कौन से सेल्स जो हैं अफेक्ट होंगे या डिस्ट्रॉयड होंगे, तो वो शेवॉन सेल्स है। ओलिगोडेंड्रोग्लिया सेल्स जो हैं ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर जो है इंजर्ड होंगे। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये सारा। क्योंकि ये जो है ना क्वेश्चंस ये जो बने हुए हैं ये सारा निचोड़ है आपके सिस्टम का। आपको अगर ये ना आया तो बस फिर ये आप इनको दिमाग में बिठा लें, सारा जो है आप याद कर लें इसको। ये सच में निचोड़ है एक। नेक्स्ट है हमारे पास कि मैच द डिजीजेज विद अल्ट्रेशन इन द न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो हमारे पास पहला है अल्जाइमर डिजीज़, इसके अंदर जो है एसिटल कोलिन जो है वो डिक्रीज़ होगा। पहले हम समझते हैं कि एसिटल कोलिन होता क्या है। एसिटल कोलिन ना ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। सही है। अब इसका अगर हम रोल देखें हमारी बॉडी के अंदर, इसका
जो रोल है ज़्यादातर जो है ब्रेन फंक्शंस के साथ है, लाइक मेमोरी, बॉडी फंक्शंस, मसल कंट्रैक्शंस, मूव कराना मसल्स को। अगर लो लेवल एसिटलकोलिन है तो साफ ज़ाहिर है हमने क्या बोला कि ये ब्रेन फंक्शन काम कर रहे हैं मेमोरी के तौर पर, तो मेमोरी इशू आएगा इसके अंदर, मसल डिसऑर्डर्स आएंगे, मसल्स के भी हमने कंट्रैक्शंस बोली हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर एसिटलकोलिन क्या है, डिक्रीज़ होगा। ओवरऑल अगर हम बोलें अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर अगर मोस्टली जो है इसकी काज जो है हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं जो अल्जाइमर डिजीज़ करा रही होती हैं। और अगर एसिटलकोलिन इंक्रीज़ है हो गया है, हमने डिक्रीज़ कब कहा, अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर अगर इंक्रीज़ हो गया है तो उसके अंदर आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, उसके अंदर आपको सिम्टम्स जो हैं, साइंस जो हैं मिलेंगे, इंक्रीज सैलिवेशन मिलेगी, क्रैम्प्स मिलेंगे, मस्कुलर वीकनेस मिलेगी और पैरालिसिस, इस तरह की जो है आपको साइंस और सिम्टम्स मिलेंगे। एंजाइटी के अंदर क्या होगा, अब आप इतना जानते हैं कि एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन का जो दूसरा नाम है एड्रेनलिन है और नॉर एपिनेफ्रीन का दूसरा नाम क्या है नॉर एड्रेनलिन। ये दोनों हमारे पास एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और हार्मोन्स भी हैं, ठीक है। एपिनेफ्रीन का जो इफ़ेक्ट होता है वो आपके हार्ट पे होता है ज़्यादातर एपिनेफ्रीन, और नॉर एपिनेफ्रीन जो है वो आपकी ब्लड वेजल्स पे इफ़ेक्ट कर रही होती हैं ज़्यादा। ये एक छोटा सा अगर डिफरेंस समझ लें कि एपिनेफ्रीन क्या है, वो हार्ट पे इफ़ेक्ट करेंगी, नॉर एपिनेफ्रीन्स न्यूरोट्रांसमीटर या आप इनको हार्मोन्स बोल लें, तो ये आपकी ब्लड वेसल्स पे क्या करेंगी, इफ़ेक्ट करेंगी। और ये दोनों जो हैं इनके पास नेचुरल कुदरती जो फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है टू स्ट्रेस करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया ना कि नेचुरली फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है टू स्ट्रेस, स्ट्रेस सही है। इसके अंदर अब अभी हमें अपने सवाल पे आए तो एंजाइटी है, एंजाइटी के अंदर जो है नॉर एपिनेफ्रीन जो है आपका बढ़ा होगा। अब जो स्ट्रेस है ना वो ज़्यादातर जो इफ़ेक्ट कर रहा होता है वो आपके नॉर एपिनेफ्रीन को ज़्यादातर इफ़ेक्ट कर रहा होता है, इंक्रीज़ करा रहा होता है स्ट्रेस। तो इसके अंदर क्या होगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुई स्ट्रेस से फिर वो लोकस सेरुलस से ब्रेन की तरफ गया और उसको एक्टिवेट कर दिया, जिससे आपका रिलीज़ ऑफ जो नॉर एपिनेफ्रीन है वो बढ़ गया। अब डिप्रेशन के अंदर क्या है, डिप्रेशन के अंदर जो डोपामाइन है वो डिक्रीज़ हो गया है। सीधी सीधी बात है, अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो आप इनको ना दिमाग में रख लें, तो ये भी आपके लिए काफ़ी है। डिप्रेशन के अंदर डोपामाइन डिक्रीज़ होगा, डी याद कर लें, सही है। और हंटिंग डिजीज़ के अंदर क्या होगा, डोपामाइन इंक्रीज़ होगा। तो आपको डोपामाइन का फंक्शन भी तो पता होगा। इसके कई सारे जो हैं फंक्शंस हैं जिसमें आपका कोई फीलिंग, प्लेयर, सेटिस्फेक्शन, लर्निंग, स्लीप, मूड, मेमोरी कंट्रोलिंग, इस तरह के जो है आपके फंक्शंस हैं डोपामाइन के, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच सब्सटेंसेस क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर क्विकली, विच सब्सटेंसेस क्रॉस इट स्लोली। तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा कंसेप्ट है कि नॉन पोलर या लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस रैपिडली क्रॉस करेंगी ब्लड ब्रेन बैरियर को विया डिफ्यूजन। आप ये भी डिफ्यूजन की डेफिनेशन भी आप कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, 8, 9, 10 से आप डिफ्यूजन की डेफिनेशन जो है पढ़ते आ रहे। और स्लो करा रहा हो जो हमारे पास कौन से सब्सटेंस होंगे ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर, वो हमारे पास ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ये स्लोली जो है हमारे पास क्रॉस हो रहे होंगे बाय कैरियर मेडिएटेड रिसेप्टर से, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द एरिया ऑफ द हाइपोथैलेमस विद इट्स फंक्शन। अब उन्होंने ना आपके हाइपोथैलेमस के एरियाज़ दिए हैं, उनके फंक्शंस के साथ आपने रिलेट करना है। इंटीरियर हाइपोथैलेमस जो है इसका फंक्शन जो है आपके पास एज अ कूलिंग,
और लैटरल एरिया के अंदर जो है हंगर। यार ये जो है सीधी सीधी बातें हैं, आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो आप इनको याद कर ले। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो है आपके पास जो है मेक्स एक ऑक्सीटोसिन बनाता है, और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस जो है ये एक्ट करेगा हीटिंग के तौर पर। अब आपने यहाँ पे ये देखे, इंटीरियर हाइपोथैलेमस AC, इंटीरियर का ए याद कर लें और सी से AC इंटीरियर हाइपोथैलेमस कूलिंग, और जो पोस्टीरियर के अंदर आप बस इतना याद रख लें कि इंटीरियर AC था, तो पोस्टीरियर जो है उसके अंदर हीटिंग आ रही है PH। पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस के अंदर जो हम ये पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर हमारे पास कौन सा मेक्स ऑक्सीटोसिन होगा। सुप्रा कैज़मेटिक न्यूक्लियस के अंदर कौन सा, सर्केडियम रिदम। सुप्रा ऑप्टिक के अंदर कौन सा आएगा आपके पास, ADH। और वेंट्रोमीडियल एरिया के अंदर कौन सा आएगा आपके पास, स्टैटी। ये हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि असेंडिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी रीचेस, इसके अंदर VPL ऑफ द थैलेमस पे, वेंट्रल पोस्टीरियो लैटरल न्यूक्लियस पे जो है असेंडिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन बॉडी तक रीच होगी। और सेंसरी इंफॉर्मेशन फेस से जो है आपके पास वेंट्रल पोस्टीरियर जो आपका मीडियल न्यूक्लियस है ना, वहाँ तक पहुँचेगी। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट पाथवे यूटिलाइज द D1 रिसेप्टर, और हमारे पास फैसिलिटेट मूवमेंट। इनडायरेक्ट पाथवे जो है उसके अंदर D2 रिसेप्टर्स होंगे और वो इनहिबिट करेंगे मूवमेंट को। नेक्स्ट है हमारे पास कि हाउ डज लॉस ऑफ डोपामाइन इन पार्किंसन डिजीज अफेक्ट द एक्साइटेटरी पाथवे, हाउ डज इट अफेक्ट द इनहिबिटरी पाथवे। अब पार्किंसन डिजीज़, अब ये भी आप कई बार पढ़ चुके होंगे, या आपने नहीं पढ़ी तो आगे पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो है हमारे पास डोपामाइन का लॉस हो जाता है। और अगर आपको कोई पूछे कि एनाटॉमिकल रीज़न क्या है पार्किंसन डिजीज़ के अंदर, वहाँ पे सब्सटेंशिया नाइग्रा जो न्यूक्लियाई है ये आपकी एनाटॉमिकल है। सही हो गया। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं कि एक्साइटेटरी पाथवे को कौन सा जो है लॉस ऑफ डोपामाइन पार्किंसन डिजीज़ के अंदर अफेक्ट कर रहा होगा। जो हमारे पास जो लॉस ऑफ डोपामाइन है इनहिबिट करेगा एक्साइटरी पाथवे को, वो डिसइनहिबिट होगा या एक्साइट होगा इनहिबिटरी पाथवे। तो ये एक सिंपल सा है, आप इसको देख लें। नेक्स्ट है हमारे पास कि कार्डिनल फीचर क्या है पार्किंसन डिजीज़ के। आपने एक निमोनिक याद रखना है, ट्रैप S। अब T जो है ट्रिमर, और ट्रिमर जो है एट रेस्ट पोजीशन पर जो है ट्रिमर होंगे, और कॉग व्हील रिजिडिटी होगी, एकेनेजिया होगा, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होगी, शफलिंग गेट होगा। ये सीधे सीधे MCQs हैं पार्किंसन डिजीज़ में। कौन से, एक तो आपने ये याद रखना है लॉस ऑफ डोपामाइन होगा, एनाटॉमिकल सब्सटेंशिया नाइग्रा न्यूक्लियाई होगा, और आपके पास फीचर्स जो हैं इसके अंदर ट्रिमर एट रेस्ट, कॉग व्हील रिजिडिटी। इस तरह का भी एक MCQs आ जाता है कि कॉग व्हील रिजिडिटी, एकेनेजिया, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी और शफलिंग गेट। इस तरह भी आ जाता है कि कौन सा गेट देखते होते हैं पार्किंसन डिजीज़ के अंदर, शफलिंग गेट होता है वो। अब नेक्स्ट है कि विच न्यूक्लियस इज अफेक्टेड। हाँ, ये वहाँ आ गया, ये सवाल भी मैंने आपको ऊपर बताया, सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है। और हेमीबलिस्मस के अंदर कौन सा न्यूक्लियस होगा एनाटॉमिकली, वो आपके पास काउडेट न्यूक्लियस होगा। और हंटिंग डिजीज़ के अंदर कौन सा जो है न्यूक्लियाई होगा, वो सब थैलेमिक न्यूक्लियाई होगा। तो ये जो है सीधे सीधे MCQs बनते होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने हमें टर्म्स दिए, उनको डिफाइन करना है। पहला है हमारे पास एथिटोसिस, स्लो रिथिंग मूवमेंट्स, ये एथिटोसिस के अंदर। कोरिया के अंदर सडन जर्की परपोजलेस मूवमेंट होगी। डिस्टोनिया जो है हमारे पास सस्टेन इनवॉलंटरी मसल कंट्रैक्शंस होंगी। मायोक्लोनस के अंदर जो है सडन और ब्रीफ मसल कंट्रैक्शंस होंगी। ये सीधी सीधी बातें हैं, आप देख लें इनको। नेक्स्ट है हमारे पास मैच द एरिया ऑफ अ ब्रेन लीजन विद इट्स क्लिनिकल इफेक्ट। तो इसके अंदर जो है एंटी रीग्रेड एमनीजिया। यार असल में मुझे ना बुखार है, तो मेरी आवाज़ भी थोड़ी, और जो है सुकून भी नहीं है इतना, तो मेडिसिन वगैरह ली हुई, तो इसीलिए जो है थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो जो हमारे पास पहला है एंटी रोग्रेड एमनीजिया, इसके अंदर क्या है हमारे पास हिपोकैम्पस जो है क्लिनिकल इफेक्ट लीजन्स होगी इसके अंदर। कंट्रल लैटरल हेमीब्लेस्मस के अंदर कौन सा है हमारे पास, सबथैलेमिक न्यूक्लियस, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। डिफेक्ट इन कंसंट्रेशन, ओरिएंटेशन और जजमेंट के अंदर कौन सा होगा आपके पास, फ्रंटल लोब।
अगर आइज़ जो है अवे फ्रॉम साइड ऑफ द लीजन देख रही है तब आपके पास कौन सा होगा, PPRF, पैरा मीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन। अगर टूवर्ड साइड ऑफ लीजन देख रही है तब फ्रंटल आई फील्ड, टूवर्ड फ्रंट, तो आपने ये याद रखना है। अवे है तो पैरा मीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन। इंटेंशन ट्रिमर एंड लिम्ब एटैक्सिया के अंदर आपके पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा। क्लोवर ब्यूसी सिंड्रोम के अंदर एमिगडाला होगा। रिड्यूस लेवल्स ऑफ अरूसल और वीकफुलनेस के साथ कौन सा होगा, मिड ब्रेन। ट्रिमर एट रेस्ट, कोरिया और एथिटोसिस ये हम पढ़ चुके हैं। बेदल गैंग्लिया इसके अंदर जो है अफेक्टेड होंगे। ट्रंकल अटैक्सिया और डिसार्थिया के अंदर आपके पास सेरिब्रल वर्मिस होगा। विंडिक्स कोर्सकफ सिंड्रोम के अंदर कौन सा आपके पास, मेमोरी बॉडीज। ये सीधे सीधे एमसीक्यूज हैं, आप इनको देख लें। फ्लुएंट एफेजिया विद इम्पेयर्ड कंप्रीहेंशन डिस्क्राइब, वर्निक होगा एफेजिया। नॉन फ्लुएंट अगर है और इंटैक्ट कंप्रीहेंशन है तब ब्रोका एफेजिया। ये आप फिज़िकली भी जो है एग्जामिन जब कर रहे होंगे तब आपको ये जो है मिलेंगे वर्निक एफेजिया और ब्रोका एफेजिया, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज द मेजर वेस्कुलर टेरिटरी कवर्ड बाय ACA, MCA एंड PCA? इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। जो ACA जो है ये सप्लाई करती है मीडियल सरफेस ऑफ द ब्रेन, जो कि कवर करेगी लेग एरिया ऑफ मोटर को और सेंसरी कॉर्टिकल को। मिडल सेरिब्रल जो सप्लाई है वो मोटर और सेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ फेस और आर्म को क्या है सप्लाई करी होगी। पोस्टीरियर जो है सप्लाई करेगी ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स को। सेरिब्रल परफ्यूजन जो है रेगुलेट होती है पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड से। लीजन्स इन पाइका और आइका may result in vomiting, vertigo, nystagmus and ipsilateral Horner syndrome. The two can be distinguished because, तो इसके अंदर जो है ना सीधी सीधी बात है यार, कोई कंसेप्ट वाली बात नहीं है, आप पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास वोमिटिंग, वर्टिगो, निस्टिगमस, एप्सिलैटरल हॉर्नर सिंड्रोम आ रहा है तब आप पाइका लीजन से हैं, क्योंकि इसके अंदर जो काज है लॉस ऑफ पेन और टेम्परेचर फेस और लिम्स के अंदर है। जबकि आइका के अंदर लीजन जो है वो पैरालिसिस करा रही है फेस और पेन टेम्परेचर लॉस इन द फेस ओनली, फेस पे सिर्फ होंगी। और आइका फिर से उसने बोला है कि इसके अंदर जो आइका के अंदर जो है कॉर्नियल रिफ्लेक्स डिक्रीज होगा, जबकि पाइका के अंदर लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स मिलेगा, डिस्फेजिया मिलेगी और हॉर्सनेसनेस मिलेगी, ये चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट है कि सीटी पर एपिड्यूरल हेमाटोमा, ये आपका जो है ये भी सीधे सीधे MCQs हैं, ये बनते होते हैं। उन सीटी पर जो है एपिड्यूरल हेमाटोमा के अंदर क्रॉस सिचोर लाइंस नहीं दिखती, जबकि सबड्यूरल हेमाटोमा पे क्रॉस सिचोर लाइंस आपको दिखती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट जो है लाइंस भी लिखी हैं इनके बारे में, सबड्यूरल के बारे में और हमारे पास एपिड्यूरल के बारे में और सब एरेक्नाइड के बारे में। सबड्यूरल के अंदर जो है आपको क्रिसेंट शेप मिलेगी। ब्लड जो है ड्यूरा और एरेक्नाइड मैटर के दरमियान मिलेगा। टेयर ब्रिजिंग वेन्स, यहाँ पे आपने फोकस करना है कि यहाँ पे सब ड्यूरल के अंदर जो है आपकी वेन्स जो हैं टेयर्स होंगी। और अल्कोहलिक्स के अंदर और एल्डरली पीपल्स के अंदर जो है सब ड्यूरल हिमा होने के चांसेस हैं। एपिड्यूरल के अंदर जो है ये बाई कन्वेक्स जो है मिलेगा और ब्लड जो है ड्यूरा और स्कल के दरमियान मिलेगा। और यहाँ पे मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो है टेयर्ड होगी। एडोलसेंस और यंग अडल्ट ट्रॉमा के केसेस में ये एपिड्यूरल आप सस्पेक्ट कर रहे होते हैं। सब एरेक्नाइड के अंदर जो है ब्लड इन सर्कल ऑफ विलिस, अगर आपको सर्कल ऑफ विलिस नहीं आता तो आपने ऐसे समझे नर्वस सिस्टम पढ़ा ही नहीं है। तो आप अगर आपको नहीं आता तो आप गूगल पे जाएं और वहाँ से देखें और उसको लिखें, डायग्राम बनाएं, याद करें उसको। तो सब एरेक्नाइड के अंदर ब्लड इन सर्कल ऑफ विलिस, सिस्टर्न्स एंड फिशर्स पे भी लगा। रप्चर्ड जो है यहाँ पे बैरी एनेरिज्म, ये ऐसे सीधे सीधे पूछते होते हैं। सबड्यूरल के अंदर वेन, ब्रिजिंग वेन, एपिड्यूरल के अंदर मिडल मेनिंजियल आर्टरी, सब एरेक्नाइड के अंदर बैरी एनेरिज्म रप्चर होगा। और इसके अंदर रिस्क फैक्टर देखें तो हमारे पास पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ रिस्क फैक्टर है सब एरेक्नाइड का। नेक्स्ट है एक और भी है इंट्रासेरिब्रल, ये जो है ब्लड आपको पैरेन्काइमा और वेंट्रिकल्स पे मिल रहा होगा
और इसके अंदर हाइपरटेंसिव वेस्कुलोपैथी होगी और पेनिट्रेट कर रही होगी आर्टरीज़ को। तो इतना आपको पता चल गया, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास, उन्होंने क्लिनिकल केस दिया है कि 50 साल की एक औरत है, एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है, हेडेक है उसको, नमनेस राइट साइड पे है, स्पीच टू है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, और उसका जो माउथ है ड्रूप कर रहा है व्हेन टॉकिंग, जब वो बोलती है। नॉन कंट्रास्टिटी ऑफ द हेड शोज ब्राइट एरियाज, शुड टीपीए बी एडमिनिस्टर्ड। तो यहाँ पे आपने ना सवाल को गौर से पढ़ना होता है, ठीक है। वो आपसे पूछ क्या रहा है, ऐसे तुक्का नहीं मारना। अगर आपको आता भी है उसके रिलेटेड तो वो आपने नहीं लिखना, या उसने कोई जवाब दिया हुआ है तो उसके साथ रिलेट नहीं करना। तो आपने सवाल को पहले पढ़ना है। तो उसने आपको एक क्लिनिकल केस बना के दिया है और उसने कहा है कि शुड टीपीए बी एडमिनिस्टर्ड, देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। असल में जो ये टीपीए है ना, आपका टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, सही है। ये इंट्रावेनसली देते होते हैं जब कोई ब्रेन के अंदर ब्लड क्लॉट बन जाए, सही हो गया। अब ये इसका डायग्नोस अगर हम देखें तो ये स्ट्रोक का, फॉलेज का जो है केस है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इसके अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है, फेस। फेस ठीक हो गया। अब ये चीज़ें अगर आपने देख ली तो आप डायरेक्टली जो है एम्बुलेंस या उनको कॉल करना है, एम्बुलेंस जो नंबर है उनको कॉल करना है डायरेक्टली। इमरजेंसी जो केस है ये आपका है, इसके अंदर फेस इन्वॉल्व हो सकता है या आर्म इन्वॉल्व हो सकती है, या सॉरी यहाँ पे ना एस आना था और यहाँ पे टी आना था, फास्ट। फास्ट आपने याद रखना है, सॉरी फास्ट, ये एक निमोनिक याद रखना है। इसके अंदर आपने फेस को देखना है, आर्म्स को देखना है, एस जो है यहाँ पे स्पीच है, स्पीच को देखना है, और टी जो है यहाँ पे टाइम है कि आपने फौरी तौर पर जो है कॉल करनी है। अगर आप पेशेंट में ये चीज़ें देख रहे हैं, फेस जो है उसका, जैसे उसने कहा है कि उसका माउथ जो है ड्रॉप कर रहा है बात करने पे, आर्म्स, आर्म्स भी जो है आप उसको कहेंगे कि अपने हाथ ऐसे खड़ा करें तो दोनों हाथ स्ट्रेट करें, तो उसका जो एक हाथ है वो नीचे जा रहा होगा, दूसरा जो है नीचे, इस तरह जो है इम्बैलेंस होगा बॉडी के अंदर, आर्म्स के अंदर। स्पीच जो है वो स्पीच भी यहाँ पे उसने बोली है कि डिफ़िकल्ट है, और टी जो है टाइम। तो आपने जब ये चार चीज़ें देखनी है तो आपने डायरेक्टली एमरजेंसी जो है कॉल करनी है, हॉस्पिटल जो है उसको एडमिट कराना है, ठीक हो गया। अब हम अपने सवाल की तरफ आए तो इसके अंदर जो डायग्नोसिस स्ट्रोक फालिज का केस है, इसके अंदर ब्राइट एरिया ऑन नॉन कंट्रासिटी इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे कोई हेमरेज है, इसलिए टीपीए जो है शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा कि टीपीए कब देनी चाहिए, जब ब्लड क्लॉट हो। अब यहाँ पे हेमरेज है, ब्लीडिंग हो रही है, तो क्लॉट है ही नहीं, तो ब्लीड जो है और चीज़ है, क्लॉट और चीज़ है, लोथड़ा बनना और चीज़ है, सही है। अब इसके अंदर कंट्रोल रिस्क फैक्टर्स कौन से कौन से हैं, आपने कौन सी चीज़ को कंट्रोल करना है। इसके अंदर आपने ट्रीट करना है डायबिटिक, अगर पेशेंट डायबिटिक मिलेटस है या हाइपरटेंशन उसका है, तब आपने जो है उसको ट्रीट करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस। अब ये हाइड्रोसिफिलिस क्या चीज़ है, हाइड्रोसिफिलिस के अंदर क्या है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर जो आपका सी एस एफ फ्लूइड है, आपने पढ़ा होगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये जो है एबनॉर्मली तौर पर बिल्डअप जमा हो जाता है आपके वेंट्रिकल्स के अंदर। वेंट्रिकल्स क्या है, वेंट्रिकल्स लाइक कैविटीज़ हैं ब्रेन के अंदर, वहाँ पे जो है सी एस एफ जो है अकमुलेट हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तब ये आपकी हाइड्रोसिफिलिस कहलाता है। तो उसके अंदर वो कह रहा है कि सिम्टम्स कौन सी आएंगी, एक तो आपके पास एटेक्सिया होगा, डिमेंशिया होगा, और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ये जो हैं सिम्टम्स आपको मिलेंगे नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस, सही है। नेक्स्ट हमारे पास कि विच स्पाइनल नर्व्स एग्जिट द इनवर्टिब्रल फोरामिना above the corresponding vertebra, which spinal nerves exit the foramina below the corresponding vertebra। इसके अंदर जो है अबव corresponding vertebra है, तो इसके अंदर C1 C7 जो है नर्व्स होंगी, बिलो है
अदर एग्जिट बिलो करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा। बस आपने इतना याद रखना है कि बाकी जो भी आ रही है C7 के बाद जो है वो आपके पास जो है वो इन्वॉल्व है। सही है। नेक्स्ट है कि वेयर इज़ अ लंबर पंक्चर यूजली परफॉर्म्ड। लंबर पंक्चर आपने ये भी पढ़ा होगा कई बार कि L3 L4 या L4 या L5 इंटरस्पेस पर जो है आप लंबर पंक्चर करते होते हैं। नेक्स्ट है कि यूजिंग द फॉलोइंग चार्ट कंपेयर एंड कंट्रास्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स। इसके अंदर आपने ये चीज़ें देखनी है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है तो उसके अंदर आपने एट्रोफी, आपको एट्रोफी क्या है नहीं मिलेगी। बेबेंस्की साइन या रिफ्लेक्स जो है आपको मिलेगा। क्लैस्प नाइफ स्पास्टिसिटी मिलेगी। फेसिकुलेशन नहीं मिलेगी। रिफ्लेक्सिस हाइपर मिलेंगे। स्पास्टिक पैरालिसिस, अगर अपर मोटर न्यूरॉन की बात करें लीजन की तो ये एक स्पास्टिक भी आप इसका दूसरा नाम जो है बोल सकते हैं। इसके अंदर स्पास्टिक पैरालिसिस, टोन जो है इंक्रीज होगा और वीकनेस जो है वो भी हमारे पास होगी। वीकनेस जो है ये आपको अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर भी मिलेगी और लोअर मोटर न्यूरॉन के अंदर भी मिलेगी। और लोअर मोटर न्यूरॉन की लीजन जो है इसको हम फ्लेक्सिड पैरालिसिस भी बोलते होते हैं। इसके अंदर आपको एट्रोफी मिलेगी, हेपाट्रोफी जो है मिलेगी। बेबेंस्की रिफ्लेक्स जो है वो नहीं मिलेगा। क्लैस्प नाइफ स्पास्टिसिटी नहीं मिलेगी। फेसिकुलेशन जो है मिलेंगी। रिफ्लेक्सेस डिक्रीज होंगे। स्पास्टिक पैरालिसिस यहाँ पे नहीं होगा। राइट। टोन जो है वो डिक्रीज मिलेगी। वीकनेस जो है आपको क्या है मिलेगी, जैसे कि हम पहले ही बोल चुके हैं। ठीक है। अब आपने ये देखना है कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के अंदर आपको हर चीज़ इंक्रीज़ मिल रही है। लाइक रिफ्लेक्सेस इंक्रीज़ है, टोन भी इंक्रीज़ है, बेबेंस्की रिफ्लेक्स भी मिल रहा है आपको। क्लैस्प नाइफ स्पास्टिसिटी, ये नाम ही आप हमने अपर मोटर न्यूरॉन का दूसरा नाम जो क्या है स्पास्टिक बोला, तो इसके अंदर आपको ये क्लैस्प नाइफ स्पास्टिसिटी भी मिल रही है। तो ये सिंपल है, ये भी आप देख लें, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, उन्होंने ये डायग्राम्स दी है। अब इनको आपने देखना है। ए ऑप्शन इसका हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स हैं, इसमें सिर्फ डिस्ट्रक्ट कर रही है एंटीरियर हॉर्न को। और इसके अंदर अगर हम डिज़ीज़ की बात करें तो आपको ये पोलियो माइलाइटिस पे मिलेगी और डब्ल्यू हॉफमैन डिज़ीज़ पे जो है ये मिलेगी। अगर हम दूसरी डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे ये जो है आपको लीजन दिखाई दे रही है, तो ये आपकी रैंडम और एसिमेट्रिक लीजन ड्यू टू माइलिनेशन की वजह से मिल रही है। तो ये आपकी कौन सी डिजीज़ है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट है कि कम्बिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन डिफेक्ट विद नो सेंसरी डिफेक्ट, ये आपके पास एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, ये जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ALS, इसके अंदर जो अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन है ना, ये डिफेक्ट होंगे, मोटर न्यूरॉन होंगे, इसमें सेंसरी का कोई रोल नहीं होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये डी वाला, डी के अंदर जो है डी जनरेशन ऑफ डॉर्सल रूट्स और डॉर्सल कॉलम डिजीज़ कौन सी आपके पास? टेप्स डॉर्सैलिस। अगर ई की बात करें, ये लीजन्स आप जो देख रहे हैं इसके अंदर कौन सी होगी? इसके अंदर डैमेज टू क्रॉस फाइबर्स होगा। सही है। ऑफ कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट और सरिंगोमेलिया। नेक्स्ट है हमारे पास, सॉरी ये हम ई कर रहे थे, राइट। एफ 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 जो है, हाँ सॉरी, ये जो है इसके अंदर आएगा, इसको आप देख लें यार, मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। नेक्स्ट है जो जी, हमारे पास जी के अंदर जो है डीमाइलिनेशन डोर्सल कॉलम, लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक्ट और विटामिन B12, न्यूरोपैथी, विटामिन ई डेफिशिएंसी, रिच एटेक्सिया, ये आप देख लेना। बाकी हॉर्नर सिंड्रोम जो है ये एसोसिएट कौन से ये सिम्टम्स के साथ करता है? पटोसिस, मियोसिस और एनहाइड्रोसिस, ये आप सबको पता है। नेक्स्ट उन्होंने एक आपको रिफ्लेक्सेस लाइक टेस्ट दिए हैं, उनकी नर्व रूट्स बतानी है। बाइसेप्स जो है आपको C5 और पटेला जो है आपको L4, ये सीधे सीधे MCQs हैं, इनकी नर्व रूट्स बतानी है आपने। ट्राइसेप्स जो है इसके अंदर आपके पास C7 और अकाइलिस के अंदर अकाइलिस टेंडन, वो जो आपका पाँव वाला एंकल वाला है ना, वहाँ पे चेक करते होते हैं। ये सीधे सीधे हैं MCQs।
बाइसेप्स पे कौन सा है? बाइसेप पे C5 है, पटेला के अंदर जो है L4, और ट्राइसेप्स के अंदर जो है C7 है, और अकाइलिस टेंडन के अंदर जो है आपके पास कौन सा होता है? S1। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाए अपनी इन क्रैनियल नर्व्स पर। टोटल कितनी हैं? 12 हैं, ठीक है। इनके नाम आपको आने चाहिए, लाइक रेंडमली कोई पूछ ले आपसे कि फिफ्थ क्रैनियल नर्व का क्या नाम है, ट्राइजेमिनल है, आपको फर आनी चाहिए ये चीज़ें। पहले नेम देख लें, 12 टोटल कितनी है? 12 है। नेम पहली ओल्फैक्टिक, तरतीब से आपने बतानी। पहली ओल्फैक्टिक, दूसरी ऑप्टिक, तीसरी एक्यूलोमोटर, चौथी ट्रोक्लियर, पांचवी ट्राइजेमिनल, छठी अब्डूसेंस, सातवीं फेशियल, आठवीं वेस्टिबुलो कोक्लियर, नौवीं ग्लोसोफ्रेंजियल, 10वीं वेगस, 11वीं एक्सेसरी, और 12वीं जो है एपोग्लोसल। तो ये आपको फर आनी चाहिए, सही है। फिर आप इनके जो है फंक्शंस पे आ जाए। सीधी सीधी बातें हैं। ओल्फैक्टरी जो है इसका स्मेल का जो है फंक्शन है। ऑप्टिक का साइट विजन के लिए है। ऑक्यूलोमोटर के अंदर जो है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर आई मूवमेंट्स, प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शंस, आईलेड ओपनिंग, ठीक हो गया। ट्रोक्लियर के अंदर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर आई मूवमेंट्स होंगी। ट्राइजेमिनल के अंदर फेशियल सेंसेशन, मसल ऑफ मैस्टिकेशन होगा। एब्डूसेंस के अंदर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होंगे। फेशियल के अंदर मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, टेस्ट फ्रॉम इंटीरियर टू थर्ड। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है क्योंकि ये सीधे सीधा MCQs बनता होता है। नेक्स्ट जो है लैक्रीमेशन, स्लैवा, आईलेट क्लोजिंग, स्टेपिडियस मसल, वेस्टिबुलोकोक्लियर नाम में ये हेयरिंग और बैलेंस के लिए है। ग्लोसोफ्रेंजियल टेस्ट फ्रॉम पोस्टीरियर थर्ड। अब आप यहाँ पे देख लें कि जो फेशियल था यहाँ पे इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग था, और ग्लोसोफ्रेंजियल में क्या है, जो है पोस्टीरियर थर्ड टंग जो है टेस्ट के लिए, सही है। अब हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं एक जो लाई एम्ब्रियोलॉजी का थर्ड क्वेश्चन था शायद, वहाँ पे हमने ये पढ़ा था, राइट। नेक्स्ट इसके अंदर जो फंक्शंस हैं, सलेवेशन, कीमो, बैरोरेसेप्टर्स, इस तरह कहते हैं। वेगस के अंदर टेस्ट फ्रॉम एपिग्लोटिक रीजन, स्वेलिंग, पैलेट एलिवेशन, and midline uvula, muscles of the pharynx, larynx, parasympathetics to the visceral organs, aortic arc, chemo and the baroreceptors। नेक्स्ट है एक्सेसरी के अंदर हेड टर्निंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने ये भी नहीं भूलना। हेड टर्निंग, शोल्डर श्रगलिंग, और हाइपोग्लोसल के अंदर टंग मूवमेंट, ये भी आपने नहीं भूलना। तो मैंने यहाँ पे जो है दूसरी जो है आप जो है कर सकते हैं। अल्फैक्टरी तो आपको पता है स्मेल के लिए ऑप्टिक साइड पे, लेकिन आपने ये चीज़ें ख्याल में रखनी है कि 2/3 जो है टंग आपकी फेशियल्स में आएगी, राइट। और जो लास्ट थर्ड है जो वो ग्लोसोफ्रेंजियल के अंदर, क्रेनियल नर्व 9 के अंदर आएगा। और एक्सेसरी के अंदर हेड टर्निंग, लाइक आप अपने सर को इस तरह टर्न कर रहे हैं तो ये आपका एक्सेसरी जो है क्रेनियल नर्व करा रहा है, सही भाई। अब आ जाए इनकी सेंसरी और मोटर और बोथ, इनमें कौन कौन से, यहाँ पे आपको मैं एक निमोनिक बताता हूँ, वहाँ से आप जो है कर लें। यहाँ पे आपने याद रखना है, सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर मोस्ट। तब तो अब ये आप एक जो इसको आप कोई डायलॉग समझ लें या जो है सेंटेंस जिस तरह भी आप समझ लें, इसको आपने याद रखना है। सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर मोस्ट। अब इसके अंदर जो एक पहला पहला जो वर्ड है इसके अंदर आपने ये चीज़ें रखें। एस जो है सेंसरी के लिए है, एम जो है मोटर के लिए, बी जो है आप बोथ के लिए है। तो आपने ये चीज़ें देखनी है। पहले तो आपको ये नाम आने चाहिए तरतीब से, फिर आप जो है इसको जो टाइप सेंसरी और मोटर है तब डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। अल्फैक्टरी सेंसरी है, ऑप्टिक जो है आपकी सेंसरी है, ओक्यूलोमोटर मोटर है, ट्रोक्लियर मोटर है, ट्राइजेमिनल बोथ दोनों सेंसरी और मोटर है। इसको आप बाकी देख लें। लोकेशन अगर ब्रेन स्टेम की बात करें तो इसके लिए भी आपको एक निमोनिक बताता हूँ मैं। इनकी लोकेशंस कहाँ है क्रैनियल नर्व्स की, इसके अंदर आपने याद रखना है 2 2 4 4, 2 और 2 2 4 हो गए, और ये और 4 ऐड करें 8 हो गए, और ये 4 ऐड करें 12 हो गए। तो क्रैनियल नर्व्स हमारी भी कितनी थी? टोटल 12 थी, राइट। इसके अंदर आपने जो है स्टार्ट से लेना है सेरिब्रम, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला। जैसे आपका ये जो डायग्राम होता है, जैसे आप बनाते हैं यार, इस तरह के जो है डायग्राम आप बनाते होते हैं, राइट। इसके अंदर जो है सेरिब्रम, मिड ब्रेन, पोन्स,
ये लाइक सेरिब्रम आ गया, ये हमारे पास मिड ब्रेन, यहाँ पे पोन्स और ये मेडुला, इस तरह के जो है आपकी डायग्राम जो है। सेरिब्रम के अंदर जो है क्रैनियल नर्व 1 और 2 आएगी, मिड ब्रेन के अंदर क्रैनियल नर्व 3 और 4। यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, कुछ बुक्स लिखती हैं कि क्रैनियल नर्व जो 2 है ये मिड ब्रेन के अंदर है, तो आपने ये इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अगर ऑप्शन है तो तब आप जो है मोस्टली जो है स्नेल के अंदर जो है मेरे ख्याल में मिड ब्रेन लिखा है, तो आप ये मिड ब्रेन को चूज़ कर लेना। बहरहाल जो पोन्स हैं, पोन्स के अंदर आपने तरतीब से जाना है, क्रैनियल नंबर 5, 6, 7 और 8। पोन्स के अंदर मेडुला के अंदर क्रैनियल नंबर 9, 10, 11 और 12। तो ये एक आपने तरतीब जो है याद रखनी है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम अपने सवाल की तरफ जाते हैं कि कौन से CNS लाइक क्रैनियल नर्व्स मेडिएट करती हैं प्यूपिलरी रिस्पॉन्स को। आपकी क्रैनियल नर्व 2 और 3 जो है वो प्यूपिलरी रिस्पॉन्स को मेडिएट कराती है। अगर उसने कहा है क्रैनियल नंबर 5 और 7 पे लीजन है तो रिफ्लेक्स इम्पेयर्ड कहाँ पे होगा, राइट? कॉर्नियल रिफ्लेक्स होगा, वो इम्पेयर्ड होगा। सॉरी, कौन सा कॉर्नियल जो है रिफ्लेक्स जो है इम्पेयर्ड होगा आपके पास, कौन सा कॉर्नियल रिफ्लेक्स होगा वो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि कौन सी क्रैनियल नर्व मेडिएट करती है गैग रिफ्लेक्स को। क्रैनियल नंबर 9 और 10, ग्लोसोफ्रेंजियल और वेगस, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट स्ट्रक्चर्स पास थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो इसके अंदर आपने ये याद रखना है, जो थर्ड फोर ऑप्थेल्मिक, और इसके अंदर आपने ट्राइजेमिनल की भी फर्दर जो है ब्रांचेस आती हैं, वो मैं अभी आपको ही करा देता हूँ ताकि फिर मसला ना हो कोई। यहाँ पे ना आपने ओवरऑल, वैसे इनके ना हमारे पास फोरामेंस होते हैं, वो उसके लिए मैं या तो अलग वीडियो बना दूंगा, या अभी फ़िलहाल जो है हमारे पास ट्राइजेमिनल वाला, ट्राइजेमिनल के अंदर ना आप ये चीज़ देख लें, इसके अंदर जो फोरामेन होता है वो फोरामेन रोटेंडम होता है, सही है। अगर हम इनकी लाइक क्लासिफिकेशन या टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्रैनियल नंबर V1, V2 और V3 आ जाती है। V1 जो है मैं आपको बता रहा था ऑफ्थैल्मिक, ऑफ्थैल्मिक जो है वहाँ से आएगी, राइट। इसके अंदर जो है उसने कौन सा बोला है आपको, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, तो यहाँ पे जो है ऑफ्थैल्मिक डिवीजन में जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होगा, सुपीरियर ऑर्बिटल, राइट। नेक्स्ट हमारे पास V2 जो है, V2 के अंदर जो है मैक्सिलरी नर्व होगी, मैक्सिलरी नर्व। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास V3, V3 के अंदर आपने एक निमोनिक फर्दर याद रखना है, फोरामेन ओवेल है यहाँ पे, ओवेल, ओवेल के अंदर आपने याद रखना है मेल, राइट। मेल के अंदर मैंडिबुलर नर्व, ए के अंदर एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, एल जो है यहाँ पे लेसर पेट्रोसल नर्व, ई जो है इमेजिनरी वेन। तो ये जो है आपके फोरामेंस के अंदर आते हैं। ऑफ ट्राइजेमिनल की जो है डिवीजन अगर करें तो उसके अंदर 3 डिवीजन्स हैं, V1, V2, V3। बाकी जो है मैं वो इंशाल्लाह ट्राई करूँगा, उसको मैं जो है वीडियो बना के ना मैं सेंड उसके ऊपर यूट्यूब के अंदर डाल दूँगा। बाकी अगर वैसे आपको समझ नहीं आ रही फिर भी आप गूगल से कर लें, वहाँ पे आप देख लें फोरामेंस जो है। इसके अंदर हम देख रहे थे कि कौन से स्ट्रक्चर जो है पास करते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, जो क्रैनियल नंबर 3, 4, 5वीं की जो हमारे पास ट्राइजेमिनल V1 ऑफ्थैल्मिक डिवीजन आ रही थी, 6 और ऑफ्थैल्मिक, वही आपने ऑफ्थैल्मिक वेन आएगी उसके अंदर और सिंपैथेटिक फाइबर्स आएंगे, राइट। कैवर्नस साइनस के अंदर कौन से स्ट्रक्चर पास करते हैं, वही 3, 4, 5, 1, 5, 2, 6 और सिंपैथेटिक फाइबर्स और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये आपने याद रखना है। कैवर्नस साइनस के अंदर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और वहाँ पे सुपीरियर ऑर्बिटल के अंदर आपने ऑफ्थैल्मिक और बाकी दोनों में सिंपैथेटिक फाइबर्स आ रहे हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि विद लीजन इन क्रैनियल नर्व 10 कौन सी थी, वेगस, राइट। और यूवुला डेविएट करता है अवे फ्रॉम द साइड ऑफ द लीजन होगा। अगर क्रैनियल नंबर 11 है एक्सेसरी, हेड टर्न्स करेगा अवे फ्रॉम द साइड ऑफ द लीजन पे। अगर 12 है लीजन, टंग डेविएट करिए तो वो टूवर्ड शो करेगी साइड ऑफ द लीजन पे। तो ये सीधे सीधे MCQs है। वेयर द ऑब्स्ट्रक्शन इन ओपन वाइड एंगल, वेयर द ऑब्स्ट्रक्शन इन क्लोज नैरो एंगल ग्लोकोमा, विच वन इज़ अ पेनफुल। तो ये उसने दो तरह के सवाल पूछे हैं। ओपन वाइड एंगल ग्लोकोमा के अंदर ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो है, जबकि क्लोज नैरो
जो एंगल ग्लोकोमा है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्टेड आउटफ्लो तो है, लेकिन वो आइरिस और लेंस के दरमियान में है, राइट। और क्लोज जो आपके पास क्लोज नैरो एंगल ग्लोकोमा जो है ना, ये पेनफुल होता है ज़्यादातर एज़ कम्पेयर टू ओपन वाइड एंगल ग्लोकोमा की। नेक्स्ट है कि रेफरिंग टू द इमेज विच क्रेनियल नर्व्स एंड मसल्स आर टेस्टेड विद ईच मूवमेंट। तो यहाँ पे आपने ये देखनी है, लाइंस उन्होंने दी हैं लाइक ABCDEF इस तरह की बनाई है, और यहाँ पे जो है टेम्पोरल और यहाँ पे नेजल। लाइन ए भी जो है आपकी एसएस दे रही है थर्ड पे एक्यूलोमोटर पे, सही है। इसके अंदर सुपीरियर ओब्लिक और लैटरल रेक्टस जो है मसल आ रहे हैं, और CD पे जो है एसएस दे रही है क्रेनियल नंबर 4 जो आपकी थी कौन सी, ट्रॉक्लियर नर्व थी, राइट। और जो इसके अंदर मसल्स आ रहे हैं सुपीरियर ओब्लिक, और जो EF वाली लाइन है ये एसएस दे रही है एब्डूसेंस नर्व को, और इसके अंदर लैटरल रेक्टस जो है आ रहा है। वैसे ओवरऑल अगर आप देखें मसल्स को, आई के मसल्स को इंटीरियर व्यू की अगर हम बात करें तो इस तरह का जो है आपको जो है मिलेगा। मैं एक मिनट ड्रा कर लूँ। इसके अंदर ये जो है आपके लैटरल रेक्टस मसल है, और यहाँ पे आई इस तरह से और इस तरह से। ये जो है आपका इंफीरियर ओब्लिक मसल है। यहाँ से एक और जो है मसल आएगा, यहाँ से ये वाला, ये आपका ये जो आई के अराउंड है ये, और ये जो मैंने अभी ड्रा किया है ये आपका इंफीरियर ओब्लिक है, और ये जो है इंफीरियर रेक्टस मसल है। और बाकी जो है ये लैटरल रेक्टस बता दी है। इसके अंदर ये जो है सुपीरियर रेक्टस है, और ये जो है आपका यहाँ से ये वाला, ये आपका सुपीरियर ओब्लिक मसल है, राइट। और ये जो है ये मीडियल है, मीडियल रेक्टस मसल। कौन कौन से मसल्स हैं? सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर ओब्लिक, मीडियल रेक्टस, लैटरल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस और इंफीरियर ओब्लिक। सुपीरियर और जो आपके पास इंफीरियर है इसमें दो दो तरह के आ रहे हैं, एक तो रेक्टस की शक्ल में आ रहा है, एक ओब्लिक की। और इंफीरियर के अंदर भी रेक्टस और ओब्लिक, बाकी जो है आपके पास मीडियल रेक्टस आएगा, और बाकी जो लैटरल रेक्टस आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ विजुअल फील्ड। उन्होंने आपको ये इस तरह की डायग्राम दी है, तो उसके अंदर आपने डिफेक्ट देखना है विजुअल फील्ड का। इसके अंदर पहला जो है वो राइट एनोपिया है, दूसरा जो है हाफ ऑफ जो इन्वॉल्वमेंट आएगी वो बाई टेम्पोरल हेमी एपनिया होगा। और इसके अंदर जो है लाइक उन्होंने जो है इस तरह से बनाया है इसको बाहर की तरफ से, अगर अंदर जो है अंदर की तरफ से आएगा इस तरह से, तो वो आपके पास लेफ्ट होमनियस हेमिनोपिया होगा। अगर आपके पास इस तरह से तिरछा आएगा तो ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है, ऊपर की तरफ है ना, तो ये आपके पास लेफ्ट अपर क्वाड्रेंटिक एनोपिया आएगा। ठीक हो गया। इस अगर नीचे है तो वो साफ ज़ाहिर है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंटिक एनोपिया आ जाएगा। फिर इस तरह उन्होंने बनाया है, ये जो है लेफ्ट हेमियोपिया है विद मैक्यूलर स्पेयरिंग, स्पेयर हो रहे हैं यहाँ पे मैक्यूलर रीजन। और नेक्स्ट है आपके पास सेंट्रल स्कोटोमा ये आ रहा। नेक्स्ट जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया develops in a 26-year-old woman with a multiple sclerosis. Examination reveals she cannot adduct her left eye past midline, has a left beating nystagmus. Nystagmus क्या होता है? इसके अंदर irregular movements होती हैं आइज़ की in her right eye when looking to the right. However, her left eye can adduct during the convergence. Where is the lesion most likely located? इसके अंदर क्या है, एक्यूलोमोटर इटसेल्फ जो है काम सही कर रहा है, लेकिन जो कनेक्शन है एब्डूसन न्यूक्लाई और एक्यूलोमोटर न्यूक्लाई के अंदर वो इम्पेयर्ड हुआ पड़ा है। इसकी वजह से जो हमारे पास मरीज़ है उसको जो है डिफ़िकल्टी हो रही है। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर जो है हमारे पास उन्होंने टाइप ऑफ डिमेंशिया दिए हैं, उसके अंदर आपने डिफाइंस करनी है अल्ज़ाइमर डिजीज़। अगर अल्ज़ाइमर डिजीज़ की बात करें तो इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन है टाइप, ये आपकी डिमेंशिया आ जाती है। अल्ज़ाइमर डिजीज़ के अंदर
अल्जाइमर डिजीज़ जो है ये न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स की वजह से, और क्रियोटिस फेल जैकब डिजीज़ जो है इसके अंदर प्रियॉन्स होंगे फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया के अंदर, टाउ प्रोटीन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, लेवी बॉडी डिमेंशिया के अंदर, अल्फा सिनुक्लिन डिफेक्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास फॉर ईच केस आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सीजर एंड इट्स फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। टीन एज यहाँ पे उन्होंने केसेस दिए हैं तो आपने उनकी जो है ट्रीटमेंट बताने हैं और सीज़र की टाइप बतानी है। जल्दी से ख़त्म करते हैं बस। टीन एज बॉय है, सडनली स्टिफन्स हुआ है, फॉल्स डाउन, और उसके अंदर करेक्टरिस्टिक रिदमिक जिर्किंग ऑफ हिज एक्सट्रीमिटीज़ है, 1 मिनट से जो है एक मिनट तक जो है यहाँ पे। ये जो है जनरलाइज टोनिक क्लोनिक है, ग्रैंड माल सीज़र, ये आपका सीधा सीधा एमसीक्यूज बंदा होता है, राइट। इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है वॉल्परिक एसिड, फेनिटोइन और कार्बामाजिपाइन देंगे इसको। 7 साल का एक लड़का है, उससे प्राइमरी जो है फिजिशियन की तरफ लाया गया, उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं स्कूल पर, और स्पेसेस आउट ड्यूरिंग क्लास, ईसीजी जो है शो कर रही है 3 हर्ट्ज स्पाइक और वेव पैटर्न। इसके अंदर एब्सेंट सीजर है, ट्रीटमेंट इसका जो है एथोक्सीसक्सामाइड देंगे। इसके अंदर 1 साल की लड़की है जो कि एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है, उसके अंदर जो है शेकिंग और अनरिस्पॉन्स है 30 सेकंड तक, जो उसका रेक्टल टेम्परेचर 104 है। इसके अंदर फिब्राइल सीजर आएगा डायग्नोस जो हमारे पास। इसके अंदर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स नहीं यूज़ करेंगे, राइट। उसको ट्रीट कराना है हमने फीवर के ज़रिए, एसिटोमिनोफेन देंगे फीवर के लिए, और उसको जो है सिंपल फिब्राइल सीजर अगर अपीयर हुआ है तो उसको हम ट्रीट लाइक कोई एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स मेडिकेशंस नहीं देंगे, सिर्फ हमने अंडरलाइंग काज को जो है ट्रीट करना है, जो कि हमारे पास फीवर है, एसिटोमिनोफेन दे के बात ख़त्म करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास 45-year-old man who suffered a concussion from a car accident has episode of jerky movements of his left arm that he cannot control. He remembers the incident itself but had blacked out afterward. इसके अंदर जो है सिंपल पार्शियल सीजर है, सेकेंडरी जनरलाइजेशन के साथ, और विचुअली एनी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कैन बी यूज्ड। कोई भी जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग आप देकर मामला सॉल्ट आउट कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप बात करें कार्बामाजिपाइंस, फेनिटोइंस, वाल्प्रिक एसिड, लेवीटेराटासीटम, इनके जो है ड्रग्स, इनमें से कोई भी आप चूज़ करके पेशेंट को दे सकते हैं। फॉर ईच केस आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली न्यूरोक्यूटेनियस डिसऑर्डर। इसके अंदर जो न्यूरोक्यूटेनियस डिसऑर्डर्स हैं उसको हमने डिस्कस करना है। पहला है हमारे पास कि 6 मंथ का ओल्ड जो है प्रेजेंट हुआ है फर्स्ट सीजर के साथ, वुड्स लैम्प एग्जामिनेशन जो है शो कर रहा है सेवरल एरियाज ऑफ हाइपोपिगमेंटेशन को ओवर हर ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटी, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज बनता होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि पोर्ट वाइन स्टेन जहाँ पे भी है, चर्च वेबर सिंड्रोम को आंख बंद करके टिक कर देना, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इमेजिंग शोज द कैवर्नस हेमीएंजियोमा इन द लीवर है, तो कैवर्नस हेमीएंजियोमा अकर जो है इन आइसोलेशंस एसोसिएट विद वॉन हिप्पल लैंडस डिजीज के साथ होता है। मल्टीपल हाइपरपिगमेंटेड ब्राउन वेक्यूल्स मिले हैं स्कैटर्ड विद ओवर द ट्रंक अपर एक्सट्रीमिटी, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1, ये भी इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल आ गया लव्स विद हाइपरपिगमेंटेड। तो अगर आपने न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस का केस नहीं देखा तो गूगल पे जाएं और वहाँ पे एक तस्वीर देखें, तो वहाँ पे आपको जो है मिल जाएंगे मल्टीपल जो न्यूरोफाइब्रोमास हैं वो मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि फॉर ईच केस मोस्ट लाइकली ब्रेन ट्यूमर कौन सा हो सकता है, ये उन्होंने हमें केस दी है। पहला है इसके अंदर 49-year-old मैन है, 2 मंथ हिस्ट्री के साथ है, मॉर्निंग हेडेक के साथ, और सीटी जो है उसकी हेट्रोजीनियस अपीयरिंग मैस शो कर रही है विद इरेगुलर बॉर्डर के साथ, जो है कॉर्पस कैलोसम के साथ क्रॉस करें। ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, ये हमारे पास केस है डायग्नोसिस। और हमारे पास 40-year-old वुमेन है, डेवलप हुए स्मॉल वेल सर्कमस्टेंसुलर अपीयरिंग लीजन्स है उसकी राइट फ्रंटल लोब पे, अपीयर्स टू बी अटैच्ड टू द स्किन, तो ये मेनिनजियोमा जो है ये उसका केस है, नोड्यूलर अपीयरिंग। 4-year-old बॉय प्रेजेंट हुआ है, 1 मंथ हिस्ट्री ऑफ मॉर्निंग हेडेक के साथ, एबनॉर्मल गेट के साथ, डिसमेट्रिया के साथ, इमेजिंग शोज अपीयरिंग पोस्टीरियर फोसा
तो इसके अंदर मेडुलोब्लास्टोमा जो है डायग्नोसिस। नेक्स्ट है कि 7 साल की एक लड़की है बाइटेम्पोरल हेमियोपेनोपिया के साथ है क्रैनियोफेरेंजियोमा, ये भी इम्पोर्टेंट है। 36-year-old वुमन प्रेजेंट विद एमेनोरिया एंड प्रॉब्लम्स विद द पेरिफेरल विजन, तो इसके अंदर जो है प्रोलैक्टिनोमा पिट्यूटरी एडिनोमा है। ये हम इंडोक्रिनोलॉजी फर्स्ट एड की सीरीज़ में जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसके अंदर हम बात प्रोलैक्टिनोमा के बारे में कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है नेक्स्ट जो फार्माकोलॉजी का चैप्टर है इसके अंदर हम देखें ड्रग्स दी हैं उनके यूजेस बताने। एक्यूट स्टैटिक एपिलेप्टिक का केस है तो उसके अंदर हम डायज़ेपैम देंगे। एब्सेंट सीजर है तो सक्सिमाइड देंगे। क्रोनिक पेन है उसके अंदर ट्रेमाडोल देंगे। क्लोज नैरो एंगल ग्लूकोमा है पाइलोकार्पाइन देंगे। इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया कराना है तो उसके अंदर हम थायोपेंटोल देंगे। इंसोमनिया कराना है, नींद करानी है, जोलपेडम देंगे। ओपिएट डिपेंडेंसी करानी है, मिथाडोन देंगे। अगर सीजर प्रोफ्लेक्सिस इन प्रेगनेंसी है तब हम कौन सी देंगे, फिनोबार्बिटोल। ये मैंने इनकी अलग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एनएलई वाली जो सीरीज़ थी उसके अंदर मैंने ये ड्रग्स बताई हुई है। एनेस्थीसिया विद एनेस्थेटिक्स विद a low blood and low solubility have fast induction। अगर ब्लड और लिपिड सॉल्युबिलिटी एनेस्थेटिक्स के साथ होगी तब वो आपको फास्ट इंडक्शन देंगी, जबकि अगर हाई ब्लड और लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी ज़्यादा मतलब एनेस्थेटिक्स के साथ तब वो आपको लो इंडक्शन देंगी। ये आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। लो ब्लड और लो लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी एनेस्थेटिक्स के साथ तो फास्ट इंडक्शन होगा। अगर हाई ब्लड और हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी एनेस्थेटिक्स के साथ मिलेगी तो लो इंडक्शन होगा। अपोजिट करा देना है, ठीक है। व्हाट आर द 2 क्लिनिकल यूजेस ऑफ डेंट्रोलिन। डेंट्रोलिन आपने लफ्ज़ सुना होगा, इसके ये ड्रग है, इसके कौन से जो है यूजेस हैं। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है तब आप देंगे। न्यूरोलेप्टिक जो मैलिग्नेंट सिंड्रोम है उसके अंदर आप डेंट्रोलिन प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर ईच ड्रग कॉमनली यूज टू ट्रीट पार्किंसन डिजीज। बेंजट्रोपाइन, इसके अंदर क्या है, एसिटिल कोलिन को ही आपने इनहिबिट करा दिया है। एक्साइट इनहिबिटरी पाथवे ओवर द एक्साइटेटरी पाथवे। नेट इफेक्ट जो एसिटिल कोलिन का है वो इनहिबिशन ऑफ थैलेमस है। बस आपने इतना याद रखना है कि इनहिबिशन ऑफ द एसिटिल कोलिन बेंजट्रोपाइन। ब्रोमोक्रिप्टाइन जो है ये डोपामाइन रिसेप्टर एगोनिस्ट की क्लास में से। एल डोपा कार्बीडोपा। तो हमने कौन सा पार्किंसन डिजीज़ के अंदर कौन सा जो न्यूरोट्रांसमीटर बोला था, उसके अंदर हमने बोला था डोपामाइन लॉस हुआ पड़ा है, राइट। उसके अंदर जो है हम एल डोपा देंगे कार्बीडोपा, जिसमें इनहिबिट कराएंगे पेरिफेरल ब्रेकडाउन ऑफ एल डोपा को, जो कि क्रॉस करेंगी ब्लड ब्रेन बैरियर को और कन्वर्ट करेंगी डोपामाइन को ब्रेन के अंदर। और इसके अंदर नेट इफेक्ट देखें तो हमारे पास हमने इस बीमारी के अंदर लॉस ऑफ डोपामाइन कहा था, राइट। तो इसके ड्रग्स साफ ज़ाहिर देंगे तो उसके अंदर डोपामाइन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। सेलिजिलाइन ये इनहिबिट करेगी माओ बी एंजाइम को, जो कि रिज़ल्ट है इसके अंदर लेस ब्रेक डाउन ऑफ डोपामाइन होगा सीएनएस के अंदर। तो यहाँ पे हमारी जो न्यूरोलॉजी है ख़त्म हो गई है। बाकी इंशाल्लाह जो है अगला सिस्टम जो है ट्राई करूँगा कि हेमाटोलॉजी को हम कर लें। बाकी जो कोई भी मतलब आपको बात समझ ना आई हो या मैंने कोई ठीक से ना बताई हो तो आप कमेंट में जो है बता सकते हैं। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।